हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों को अब तक की क्लासेस बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और जो भी है पार्ट आप जानते हैं कि हम लोग साउथ का इतिहास पढ़ रहे हैं या दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो इसमें मोस्टली जो है बच्चों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि समझ में नहीं आता कि कौन से टाइम में कौन से राजाओं का शासन चल रहा था। तो अगर आप इसको सीक्वेंस से देख रहे होंगे तो आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके बाद जो है थोड़े से और बचे हैं और फिर आपका मिडिवल हिस्ट्री शुरू हो जाएगा, यानी कि मध्यकालीन भारत होगा। लेकिन अभी आपका जो है थोड़े जो बचे हुए हैं टॉपिक उसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि दक्षिण भारत से संबंधित राजवंश हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जहाँ से अब एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने लगे हैं। तो इसी को हम आगे डिस्कस करेंगे। और आज भी जो टॉपिक हमने लिया है पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो है एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत केयरफुली इसको देखिएगा और नोट कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज जो आपका क्लास है ये शुरू कर रहे हैं पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश का। और इसमें जो आपका पहला राजवंश है ये पाल राजवंश है और इसके जो संस्थापक हैं ये गोपाल हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आता है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो ये गोपाल थे। और इस बात की जानकारी हमें किन स्रोतों से चलती है, तो ये जो है आप देखेंगे धर्मपाल का खलिमपुर अभिलेख, ये अभिलेख है, खलिमपुर अभिलेख है और ये धर्मपाल का है, इससे पता चलता है। इसके अलावा देवपाल का मुंगेर अभिलेख है, यानी कि देवपाल ने मुंगेर में एक अभिलेख लिखवाया है। और ये जानते हैं ये सारे जो अभिलेख है ये पश्चिम बंगाल में वर्तमान में हैं या उस समय जो थे बंगाल प्रांत में पढ़ते थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये धर्मपाल का खलिमपुर अभिलेख और देवपाल का मुंगेर अभिलेख, ये दोनों अभिलेखों से उस समय के शासन के बारे में पता चलता है जो पाल राजवंश से संबंधित था। इसके अलावा आप देखेंगे संध्याकर नंदी का रामचरित, यानी कि ये भी एक ग्रंथ है जो संध्याकर नंदी ने लिखा है, इससे भी पता चलता है। अरब यात्री सुलेमान का विवरण, उस समय जो अरब यात्री थे सुलेमान वो भी भारत आए थे और उनका जो यात्रा विवरण है उससे भी हमें पाल साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा बच्चों देखेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के ध्वंसावशेष, यानी कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये पाल वंश के धर्मपाल शासक ने बनवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंडिया के या भारत के या हमारे देश के कुछ विश्वविद्यालय जिनका नाम आपको हमेशा याद होना चाहिए, जिसमें आप देखते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि विश्व का पहला विश्वविद्यालय है। उसको किसने बनाया, इसका बहुत एथेंटिक स्रोत हमें प्राप्त नहीं होता है, कहीं भी इसका एथेंटिक स्रोत प्राप्त नहीं होता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि तक्ष नाम के व्यक्ति ने बनाया था और उन्हीं के नाम पे उसका नाम ऐसा पड़ा होगा, लेकिन ये एथेंटिक नहीं है। इसके आगे आप देखेंगे कुमारगुप्त जो गुप्त साम्राज्य के शासक थे, जिनके शासनकाल में सबसे ज़्यादा गुप्तों ने सिक्के ढलवाए थे या सबसे ज़्यादा अभिलेख जो लिखवाए हैं वो कुमारगुप्त ने लिखवाए हैं। और इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण भी किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और ये विश्व का पहला और सबसे भव्य या बड़ा विश्वविद्यालय था जहाँ से दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से लोग अध्ययन करने के लिए आते थे, चाहे वो चाइना हो, इंडोनेशिया हो, इसके अलावा मलाया हो। इसके अलावा आप देखेंगे कि जापान, कोरिया तक के जो व्यक्ति थे वो अध्ययन करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में आते थे। और ये विश्वविद्यालय बहुत ही अद्भुत था, इसके बारे में मैंने इसके पहले भी डिस्कस किया है कि वहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हुआ करती थी, कितना ज़्यादा वहाँ पे डिसिप्लिन था, अनुशासन था। तो ये जो विश्वविद्यालय हैं इन महान शासकों ने बनाए हैं। इन्हीं में से एक और विश्वविद्यालय है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसको बनाने का जो श्रेय है ये धर्मपाल को जाता है जो कि पाल राजवंश के शासक हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस शासक ने बनाया था, तो धर्मपाल ने बनाया था। और इसके भी ध्वंसावशेष हमें वर्तमान में प्राप्त होते हैं, यानी कि ये नष्ट हो चुका है। और किसने नष्ट किया है इसको विस्तार में मध्यकालीन भारत में जो है डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को पता भी होगा बख्तियार खिलजी नाम के एक सेनापति ने या सूबेदार ने, जो कि मोहम्मद गौरी के जो है सेनापति थे, उन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था या जला दिया था। तो वर्तमान में इन विश्वविद्यालयों के जो ध्वंसावशेष हैं वही हमें प्राप्त होते हैं और उसी से हमें पता चलता है कि उस समय की क्या स्थिति रही होगी। तो ये विश्वविद्यालय का जो ध्वंसावशेष है इससे भी हमें पाल साम्राज्य के बारे में पता चलता है। तो इतने सारे स्रोत हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्रोत हैं, हमें सभी को नहीं पढ़ना है, हम उन्हीं को पढ़ेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं या जो ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हमें पाल साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, गोपाल का जो शासनकाल है वो कब से कब तक है, तो आप देखेंगे 750 से 777 तक है।
इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है कि इसके पहले हमने किसको पढ़ा है, तो दक्षिण में हमने चोलों को पढ़ा था, दक्षिण में हमने चालुक्य और पल्लव को पढ़ा था। और उत्तर भारत में हमने पढ़ा था कि हर्ष नाम का शासक, जो कि वर्धन वंश का शासक था, हर्षवर्धन, इसने कन्नौज पर अधिकार किया था, इसने मालवा पर अधिकार किया था, इसने गुजरात के मैत्रक वंश को पराजित करके उस पर भी अधिकार कर लिया था, और इसी ने गौड़ राजवंश जो शशांक हैं उनके ऊपर भी आक्रमण किया था। और जब शशांक की मृत्यु हो जाती है तो बंगाल को अपने क्षेत्र में मिला लिया था। यानी कि उत्तर भारत में एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना हर्षवर्धन ने की थी, जो अंतिम जो है ऐसे शासक हैं हिंदू राजा जिन्होंने इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद इतना बड़ा साम्राज्य किसी हिंदू राजा ने नहीं बनाया था। तो इन्हीं के साम्राज्य में बंगाल, मालवा यानी कि मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तक का क्षेत्र, ऊपर पंजाब तक का क्षेत्र जो है उनके साम्राज्य में आता था, हर्षवर्धन के या वर्धन साम्राज्य में। लेकिन जब इस वर्धन साम्राज्य का पतन होता है, यानी कि हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, तो फिर से उत्तर भारत में छोटे छोटे क्षेत्रीय शक्तियों का विकास हो जाता है। जैसे आप देखेंगे गुजरात से मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में प्रतिहारों का उदय हो जाता है, बंगाल में पालों का उदय हो जाता है, दक्षिण में चालुक्यों की जगह राष्ट्रकूटों का उदय हो जाता है, और पल्लवों की जगह चोलों का उदय हो जाता है। तो ये जो है उस समय की महत्वपूर्ण शक्तियाँ थीं। अब ये जो महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं, खास करके जो गुर्जर प्रतिहार हैं, जो पाल हैं और जो राष्ट्रकूट हैं, ये आपस में लड़ेंगे। और लड़ने का रीज़न क्या है? कन्नौज। आपको पता होना चाहिए कि जो कन्नौज है ये कई बार जो है लोगों के लिए लड़ाई का केंद्र बना। इसके पहले वर्धन वंश का जब हम अध्ययन कर रहे थे तभी हमने देखा था कि जो कन्नौज के शासक थे गृहवर्मा, जिनकी पत्नी राजश्री थी, उनकी हत्या शशांक ने रामगुप्त के साथ मिलकर के करवा दी थी। और वहाँ भी रीज़न था कि कन्नौज पर अधिकार किया जाए। और कन्नौज पे अधिकार करना क्यों चाहते हैं लोग? क्योंकि कन्नौज ऐसी जगह पे है या ऐसी लोकेशन पे है जो गंगा यमुना नदी के द्वाब में है, और एक बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, समतल मैदान है, उत्पादन बहुत होता है। और उस समय आप जानते हैं कि जो हमारा अर्थव्यवस्था थी, जो हमारे आर्थिक समृद्धि का जो आधार था वो कृषि था। तो ऐसे में जहाँ पे उत्पादन ज़्यादा होगा, राजकोष में पैसे ज़्यादा आएंगे, तो वहाँ का शासक काफ़ी समृद्ध होगा, पावरफुल होगा, उसके पास सैनिक ज़्यादा होंगे क्योंकि वेतन आसानी से दे पाएगा, बहुत सारी नई चीज़ें करेगा, व्यापार वाणिज्य बढ़ेंगे वहाँ पे। तो जो इस समय के शासक हैं, यानी कि वर्धन शासन में तो आपने देखा है कि उसके लिए शशांक और कैसे रामगुप्त और जो है गृहवर्मा के बीच युद्ध हुआ, और गृहवर्मा को मार करके ये लोग कन्नौज पर अधिकार करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हर्षवर्धन उनके प्रयासों को विफल कर देते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो मास्टरमाइंड था वो शशांक था, जिसने बड़ी आसानी से रामगुप्त के द्वारा जो है गृहवर्मा की हत्या करवा दी थी, और राजवर्धन के द्वारा रामगुप्त की हत्या हो गई थी, और खुद उसने रामगुप्त को मार दिया था। लेकिन नेचर को कुछ और ही मंजूर था। हमेशा इंसान की अपने दिमाग से की हुई चीज़ें ही सक्सेस नहीं होती, और उसका जो मनसा था या जो चाहता था वो नहीं हो पाया। हर्षवर्धन ने अपने हाथ में सारा बागडोर लिया और बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन मैंने आपको बताया था, जब एक बड़ा साम्राज्य स्थापित होता है तो उसके नीचे जितने भी छोटी छोटी शक्तियाँ होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं, और जैसे ही कोई बड़ा साम्राज्य खत्म होता है तो फिर से ये छोटी छोटी शक्तियाँ जो उनके अंतर्गत सामंत या नवाब या जो भी पोस्ट पे रहते हैं वो अपने आप को अलग रूप में स्थापित कर लेते हैं। तो हर्षवर्धन का साम्राज्य जो है वो समाप्त हो चुका है। और अब आप देखेंगे जो गुजरात और मालवा का क्षेत्र है, इसके बीच में जो है प्रतिहार शासक आ चुके हैं, बंगाल में पाल शासक आ चुके हैं, और दक्षिण में चालुक्यों की जगह राष्ट्रकूट आए हैं, और उनके नीचे पल्लव की जगह चोल आ गए हैं। लेकिन अभी जो सबसे पावरफुल हैं ये आप देखेंगे प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। और आज हमें इन्हीं को पढ़ना है। ये आपस में लड़ते हैं, और क्यों लड़ते हैं? तो कन्नौज के लिए लड़ते हैं। यहाँ पे भी जो युद्ध का कारण है या जो संघर्ष का कारण है ये कन्नौज है। तो आज हम इसी को बहुत विस्तार में अध्ययन करेंगे, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। तो हमने पहले पाल वंश को पढ़ना शुरू किया है, और अभी क्या है, गोपाल आ गए हैं। और गोपाल क्यों आए, किन परिस्थितियों में आए? तो हर्षवर्धन के मरने के बाद जो वहाँ उत्तर भारत का साम्राज्य था या जो उनका एक बहुत बड़ा एरिया था, उसमें छोटी छोटी शक्तियाँ उभरने लगती हैं, सब लोग आपस में लड़ने लगते हैं। एक मत्स्य न्याय जैसे स्थिति बन जाती है, यानी कि कोई किसी को भी मार देता है, किसी का किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं है, कोई केंद्रीय शक्ति नहीं है, तो सब तरफ अराजकता फैल जाती है। ऐसी स्थिति में जो बंगाल के लोग थे उन्होंने स्वेच्छा से गोपाल को, जो उनमें सबसे योग्य व्यक्ति था, जिसके हाथ में नेतृत्व दिया जा सकता था, उसे शासक बनने के लिए चुन लेते हैं। यानी कि जो गोपाल हैं इन्होंने कोई युद्ध नहीं किया शासक बनने के लिए,
कोई षड्यंत्र नहीं रचा, बल्कि इनको जनता ने स्वेच्छा से राजा बनाया। और ये पहले व्यक्ति हैं जो पाल वंश की स्थापना करते हैं, अपने ही टाइटल यानी कि गोपाल के आधार पर पाल वंश की स्थापना करते हैं और ये पाल वंश के संस्थापक हैं। और इनका जो कार्यकाल है आप इसको देखेंगे 750 से 777 है। आप देखेंगे लगभग 27 वर्षों तक इन्होंने अच्छा खासा शासन किया है और ये काफ़ी उदार प्रवृत्ति के राजा हैं, इसीलिए इनका जो शासनकाल है बहुत ही अच्छा है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। राज्यारोहण के समय उसका जो अधिकार था वो पूर्वी बंगाल पर था, लेकिन मृत्यु के समय तक संपूर्ण बंगाल पर उसका कब्जा था। व्यक्तिगत रूप से वह बौद्ध धर्मानुयायी था। तारानाथ के अनुसार उसने ओदंतपुरी बिहार और नालंदा का प्रसिद्ध बिहार बनवाया था। यानी कि जो गोपाल हैं जब ये राजगद्दी पर बैठते हैं तो इनके साम्राज्य में सिर्फ पूर्वी बंगाल था, क्योंकि पश्चिमी जो बंगाल था वो वर्धन वंश के साम्राज्य में चला गया था और आगे चल कर के पूरे बंगाल पर अधिकार कर लिया उन्होंने। लेकिन जब ये शासक बने तो इनके पास सिर्फ पूर्वी बंगाल था और मरने तक यानी कि 27 वर्षों में उन्होंने लगभग पूरे बंगाल को जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। इनके जो दरबार है ये मोस्टली क्या है, बौद्धिस्ट हैं, यानी कि बौद्ध धर्म को मानते हैं। और इसी वजह से इन्होंने नालंदा बिहार, नालंदा विश्वविद्यालय नहीं बच्चों, नालंदा विहार और ओदंतपुरी बिहार। बिहार क्या होता है मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं, जहाँ पे वो अपना ध्यान करते हैं, प्रवचन देते हैं, रहते हैं, उसी को विहार कहते हैं। तो इन्होंने नालंदा विहार और ओदंतपुरी विहार बनवाया था बौद्ध भिक्षुओं के लिए, क्योंकि ये खुद भी बौद्धिस्ट हैं, इसलिए इन्होंने ये बनवाया है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, इतनी बातें हैं जो इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो राजा हैं पाल वंश के ये धर्मपाल हैं और जो धर्मपाल का शासन है ये 770 से 810 तक है। आप सोचेंगे कि यहाँ पे 70 है और यहाँ पे 77 है, यानी कि इनके शासनकाल में ही धर्मपाल जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका में आ चुके थे और शासन में इनका जो है अधिकार था या कहीं की अधिपत्य हो चुका था, इसीलिए इनको 770 से ही ले रहे हैं। और 810 तक यानी कि लगभग इन्होंने भी आप देखेंगे 40 वर्षों तक शासन किया है। एक अच्छा खासा इन्होंने शासन किया है और ये बड़ी बात होती है और ये काफ़ी महान शासक हैं जो है पाल वंश के। इसका शासनकाल पाल वंश के उत्थान का काल था, यानी कि इनके शासनकाल में पाल वंश का बहुत ज़्यादा उत्थान हुआ था। इसी समय गुर्जर प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट शासकों का उत्थान हो रहा था, यानी कि जब बंगाल में पाल वंश अपने उत्थान मतलब कर रहा था या अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था, उसी समय गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट भी अपना साम्राज्य विस्तार करने में लगे थे और अपना उत्थान करने में लगे थे। तो जाहिर सी बात है कि संघर्ष तो होना ही था। जब अलग अलग क्षेत्रों के राज्य अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी सीमाएं टकराएंगी और जब टकराएंगी तो संघर्ष होगा। और ये तीनों राजवंश आपस में टकराते हैं और तीनों लोग संघर्ष करते हैं और ये संघर्ष लगभग 200 सालों तक चलता है। लगभग ये वंश आपस में 2 सदियों तक लड़ते रहते हैं। और रीज़न क्या था? कन्नौज और दूसरा महत्वाकांक्षा अपने साम्राज्य विस्तार करने का। तो ये है बच्चों, यहाँ पे शुरू हो चुका है। सारे राजवंश अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने आप को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, सबसे पावरफुल दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उत्थान हो रहा था। पाल शासकों में धर्मपाल ही प्रथम था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। ये त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है? तो एग्जाम में आता है बच्चों कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन से शासक शामिल थे। तो वहाँ पे ऑप्शन में दे देगा कि पाल प्रतिहार चोल, पाल प्रतिहार पल्लव, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट, पाल प्रतिहार सातवाहन या कोई और, यानी कि कुछ तो ऐड कर देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो संघर्ष है पक्षीय, इसमें जो है गुर्जर प्रतिहार है या प्रतिहार और पाल और राष्ट्रकूट, ये 3 नाम आपको याद होना चाहिए। गुर्जर प्रतिहार और पाल, ये गुर्जर प्रतिहार एक राजवंश है, दूसरा पाल है और तीसरा राष्ट्रकूट है। इन्हीं तीनों लोगों ने कन्नौज के लिए और साम्राज्य विस्तार के लिए आपस में युद्ध किया है। तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, चाहे नेट हो, IAS हो, PCS हो या छोटे एग्जाम्स हो, सब में इसको पूछते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 200 सालों तक चली हुई लड़ाई है, तो इसको तो एग्ज़ाम में पूछना ही है। तो यहाँ पे लोग ऑप्शंस चेंज कर देते हैं जहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर अच्छे से स्टडी नहीं होगी तो कन्फ्यूज़न होना लाजमी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन्हीं के शासनकाल में, अगर एग्जाम में आए कि कौन सा वो पाल वंश का शासक था जिसके शासनकाल में त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हो गया था, तो धर्मपाल थे। और लगभग इन्हीं के शासनकाल में देखेंगे साम्राज्य का विस्तार हो रहा है, उत्थान हो रहा है। प्रतिहारों का दबाव पालों आगे है। पहला सामना प्रतिहार शासक वत्सराज से हुआ,
यानी कि जो धर्मपाल है यही सबसे पहले राजा हैं पाल वंश के जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिए, और इनका जो पहला सामना हुआ त्रिपक्षीय संघर्ष में वो प्रतिहार शासक वत्सराज से हुआ था, और वत्सराज काफ़ी पावरफुल शासक थे, उनसे इनका पहला सामना होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो धर्मपाल हैं ये हार जाते हैं, परंतु राष्ट्रकूट शासक जो हैं ध्रुव से आप देखेंगे जो हार जाते हैं वो कौन हारते हैं, तो प्रतिहारों का जो राजा है वत्सराज वो क्या होता है, ये ध्रुव से हार जाता है। यानी कि जो राष्ट्रकूट शासक हैं ध्रुव, उन्होंने प्रतिहार शासक वत्सराज को हराया, और उसके पहले उन्होंने जो है धर्मपाल को हराया था। यानी कि जैसे ही प्रतिहार शासक वत्सराज ने युद्ध किया जो है पाल शासक धर्मपाल से, और धर्मपाल को हरा दिया, तो हारने के बाद राजा के ऊपर दबाव पड़ जाता है, हर तरह का हर्जाना का दबाव भी हो सकता है, साम्राज्य देने की बात भी हो सकती है, या उनकी अधीनता स्वीकार करने की बात हो सकती है। इसी दबाव में धर्मपाल जी रहे थे कि तभी जो राष्ट्रकूट शासक हैं ध्रुव ये आ जाते हैं, और इनका जो युद्ध है ये प्रतिहार शासक जो है वत्सराज इनसे होता है, जिसमें प्रतिहार शासक वत्सराज हार जाते हैं। और हारने के बाद जो इनका दबाव था धर्मपाल पे वो कम हो गया, क्योंकि ये खुद ही किसी से हार चुके हैं। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, जो पहली बार युद्ध हुआ था तो उसमें आप देखेंगे जो ध्रुव है ये लास्ट में अपनी बढ़त बना लेते हैं। आगे है बच्चों, यहाँ तक हमने पढ़ा कि दबाव पालों से हट गया, यद्यपि धर्मपाल को राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से भी हारना पड़ा। यानी कि जो ये हैं मतलब धर्मपाल ये वत्सराज से भी हारे थे, और ये राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से भी हारे। यानी कि जब वत्सराज ने पाल शासक धर्मपाल को हराया तो ध्रुव ने वत्सराज को हराया, और दूसरे टर्न में उन्होंने धर्मपाल को भी हरा दिया। यानी कि दोनों साम्राज्य के शासकों को ध्रुव ने हरा दिया था। यानी कि अपने आप में काफ़ी पावरफुल या शक्तिशाली राजा रहे होंगे ध्रुव, जिन्होंने इन दोनों लोगों को हराया है। आगे है जो है धर्मपाल भी हार गए थे, और प्रतिहारों का दबाव पालों से हट गया, और धर्मपाल भी राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से हार गए। और आगे क्या होता है, तो प्रतिहार शक्ति की अनुपलब्धता में, यानी कि जो आगे आप देखेंगे जो प्रतिहार हैं इनकी जो है उपस्थिति जब नहीं दिखाई देती है तो उसका फ़ायदा उठा करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया जाता है। यानी कि जो राजा हैं पाल राजा, इन्होंने देखा कि जो वत्सराज हैं या जो प्रतिहार शासक हैं इनका कन्नौज में उपस्थिति नहीं है, क्योंकि वो ध्रुव से हारे थे, और हार करके वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाए। लेकिन जो धर्मपाल हैं इन्होंने ध्रुव से हारने के बाद भी अपनी शक्ति को बहुत जल्दी से कंप्लीट कर लिया या रिपेयर कर लिया, और रिपेयर करने के बाद या अपने आप को फिर से सही करने के बाद इन्होंने देखा कि कन्नौज में प्रतिहारों की उपस्थिति नहीं है, तो वहाँ पे उन्होंने स्थिति का फ़ायदा उठाया और आक्रमण करके कन्नौज पर अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त कर दिया। यानी कि फाइनली पहले चरण में जो पाल हैं ये बढ़त बना लेते हैं और कन्नौज पर अधिकार कर लेते हैं, क्योंकि वत्सराज ध्रुव से हार गए हैं, और जो ध्रुव हैं वो धर्मपाल को हराए तो, लेकिन उन्हें वापस दक्षिण लौट जाना पड़ा, क्योंकि उनके दरबार में उत्तराधिकार की जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्होंने फ़ायदा उठा करके कन्नौज पर आक्रमण किया, और वहाँ पर वत्सराज द्वारा नियुक्त शासक, यानी कि वहाँ पे जो वत्सराज है इनके द्वारा नियुक्त शासक था इंद्रायुध, को हटाकर चक्रायुध, ये इंद्रायुध चक्रायुध भाई हैं, को स्थापित किया। और आप देखेंगे जो धर्मपाल हैं इन्हीं के दरबार में कवि हैं जिनका नाम है सोढ़ल। सोढ़ल ने अपने ग्रंथ जिसका नाम है उदय सुंदरी कथा में जो धर्मपाल हैं इनको उत्तरापथ स्वामी कहा था। इम्पॉर्टेंट है बच्चों, यानी कि जो वत्सराज हैं जो कि प्रतिहार शासक हैं इन्होंने धर्मपाल को हरा दिया। धर्मपाल जो है हारने के बाद काफ़ी दबाव में थे, लेकिन उसी समय जो राष्ट्रकूट शासक ध्रुव हैं उन्होंने वत्सराज को हरा दिया, तो धर्मपाल थोड़े फ्री हुए, लेकिन दूसरी तरफ ध्रुव ने जो है धर्मपाल को भी हरा दिया। ऐसे में जो ध्रुव हैं वो इसके पहले कि कन्नौज पर अधिकार करते दक्षिण में या उनके राज्य में अराजकता फैल जाती है, उत्तराधिकार का समस्या शुरू हो जाता है, तो वापस लौट जाते हैं। और जो धर्मपाल हैं ये अपने आप को फिर से जल्दी से अपनी सेना को व्यवस्थित कर लेते हैं या अपने आप को फिर से रिचार्ज कर लेते हैं, और देखते हैं कि जो प्रतिहार हैं वो अभी उस परेशानी से बाहर नहीं निकले, हारने वाले सदमे से बाहर नहीं निकल पाए हैं, और इस बात का फ़ायदा उठा करके कन्नौज पर जाते हैं। और कन्नौज में दो भाई थे, चक्रायुध और इंद्रायुध। इंद्रायुध को जो प्रतिहार लोग थे उन्होंने स्थापित किया था अपने प्रतिनिधि के रूप में, तो धर्मपाल क्या करते हैं इंद्रायुध को गद्दी से हटा करके उनके भाई जो उनके प्रतिद्वंदी थे चक्रायुध उनको राजा बना देते हैं। यानी कि वहाँ पे इनडायरेक्ट वे में जो अधिकार हो जाता है वो
पालों का हो जाता है और प्रतिहारों का हट जाता है। ध्रुव वापस लौट चुके हैं। यहाँ तक आप लोगों ने देखा ये किसके शासनकाल में सारी घटनाएं घट रही हैं, तो ये धर्मपाल के शासनकाल में ये सारी घटनाएं घट रही हैं। आगे है, यद्यपि प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय तथा राष्ट्रकूट गोविंद तृतीय जो हैं ये भी उसी समय हैं और धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय मतलब जो है बनाया था। यानी कि यहाँ पे ये लोग स्थापित हो गए और इन्होंने इसका जो है उपाधि दे दी। और ये जो है उसी समय प्रतिहारों में जो हैं नागभट्ट आ जाते हैं और राष्ट्रकूटों में गोविंद तृतीय आ जाते हैं, जो अपने आप में काफ़ी शक्तिशाली हैं धर्मपाल के टाइम में। और धर्मपाल ने इसके अलावा आप देखेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बनाया है और इसके अलावा सोमपुर और का जो प्रसिद्ध विहार है ये बनाया है, सोमपुर का प्रसिद्ध विहार बनाया है। और इन्होंने अपने दरबार में बौद्ध लेखक हरिभद्र को या हरिभद्र का निवास था या इनको संरक्षण दिया था। और इन्हीं के शासनकाल में आप देखेंगे सुलेमान आए थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि सुलेमान किसके शासनकाल में आए थे, तो आप देखेंगे धर्मपाल के शासनकाल में आए हैं। और इन्हीं के शासनकाल में या इनके दरबार में आप देखेंगे कि हरिभद्र नामक कवि भी है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। और जो सुलेमान है इन्होंने धर्मपाल को रुहमा कहकर पुकारा था। एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि जो सुलेमान है किसके शासनकाल में आए हैं, तो धर्मपाल के शासनकाल में आए हैं। इन्होंने धर्मपाल को किस शब्द से संबोधित किया था, तो रुहमा कह करके इन्होंने धर्मपाल को संबोधित किया था। तो रुहमा वर्ड आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है रुहमा वर्ड। आगे बच्चों जो नेक्स्ट राजा हैं वो देवपाल हैं। और जो देवपाल का शासन है ये भी देखिए 810 से लेकर के 850 लगभग 40 वर्षों तक इन्होंने भी शासन किया है। एक लंबा शासनकाल है देवपाल का। और ये आप देखेंगे पाल वंश के शक्तिशाली शासक हैं। पाल वंश के मोस्टली जो ज़्यादा प्रसिद्ध राजा हैं वो देवपाल और धर्मपाल हैं। और ये आप देख रहे हैं देवपाल को, इनके बारे में भी देख लेते हैं। इसने या इन्होंने कंबोज से विंध्याचल पर्वत तक राज्य का विस्तार किया था। यानी कि इन्होंने उत्तर से लेकर के मध्य भारत में जो विंध्याचल पर्वत है वहाँ तक विस्तार कर दिया है पाल साम्राज्य का। काफ़ी बड़े शक्तिशाली राजा हैं। इसके अलावा इन्होंने प्रागज्योतिषपुर, प्रागज्योतिष मतलब है ये असम। इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। असम को ही कहते थे, असम को ही प्रागज्योतिष भी कहते थे और इसी को कामरूप भी कहते थे। तो अगर एग्जाम में कभी आए तो ये बात आप ध्यान देंगे कि असम का ही पुराना नाम प्रागज्योतिष और कामरूप था। ये एग्जाम में आ भी चुका है कि जो प्रागज्योतिष है ये किसका प्राचीन नाम है या जो कामरूप है ये किसका प्राचीन नाम है, तो ये असम का नाम है। तो असम बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने क्या किया है, प्रागज्योतिष पर भी कब्जा कर लिया था। यानी कि देवपाल धर्मपाल से भी ज़्यादा शक्तिशाली निकले। इन्होंने विंध्याचल पर्वत तक और उत्तर भारत में कंबोज तक, यहाँ से लेकर के बल्कि आगे बढ़ गए ये असम तक के क्षेत्र को भी जो है बंगाल में मिला लेते हैं या पाल साम्राज्य में मिला लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे बढ़ेंगे। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से मुंगेर ले गए थे। यानी कि पहले इनकी जो राजधानी थी वो बिहार का पटना था और पटना में आप जानते हैं जो विश्वविद्यालय है वो भी बने थे। इन्होंने अपनी राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र से कहाँ ले गए हैं, तो मुंगेर ले गए हैं। आगे चल के आप देखेंगे जो आधुनिक काल पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे मीर कासिम भी अपनी राजधानी परिवर्तित किए थे। तो उसी तरह ये भी हैं, इन्होंने भी अपनी राजधानी परिवर्तित की। ये मुंगेर लेकर के गए ताकि अगर कोई आक्रमण करे तो आसानी से तुरंत राजधानी में ना पहुँच जाए। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं ये देवपाल से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो राजा हैं ये महिपाल प्रथम हैं। महिपाल प्रथम जो है ये क्या है, ये पाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक है। यानी कि ऐसा शासक जो अंतिम है पाल वंश का शक्तिशाली, इसके बाद जो राजा आएंगे वो उतने शक्तिशाली नहीं रहेंगे। और इनके शासनकाल में क्या हुआ है, तो इनके शासनकाल में राजेंद्र प्रथम ने गंगा का अभियान किया था। ये आगे जब हम आपको चोल साम्राज्य पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि चोल साम्राज्य का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो राजेंद्र प्रथम था। सोचिए चोल साम्राज्य दक्षिण में आप तमिलनाडु के क्षेत्र में आता था और वहाँ का जो राजा है राजेंद्र प्रथम ये आक्रमण करता है ऊपर में पालों के साम्राज्य तक। यानी कि गंगा नदी का पानी ले जाने के लिए वो यहाँ तक आए थे। और उस समय जो पालों का शासक था वो याद होना चाहिए आप लोगों को, महिपाल थे। यानी कि अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि किस पाल शासक के शासनकाल में राजेंद्र प्रथम ने जो है दक्षिण से उत्तर भारत का अभियान किया या गंगा के क्षेत्र का अभियान किया था, तो ये उस समय पाल शासक थे महिपाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके बाद जो शासक आ गए हैं वो है नयपाल
और इनका शासन है 1038 से 1055 तक शासन तो इन्होंने किया है। लगभग आप देख रहे हैं 12 से ज़्यादा ही इन्होंने किया है। लगभग इन्होंने 17 वर्षों तक शासन किया है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण शासक नहीं है। इनके बाद आप देखेंगे एक और शासक हैं रामपाल, और ये एक योग्य शासक थे। रामपाल की प्रशंसा में संध्याकर नंदी ने रामचरितमानस की रचना की है। इन्होंने स्वयं को कालिदास कहा, यानी कि आप देखेंगे जो रामपाल हैं इनके राज दरबार में एक कवि हैं जिनका नाम संध्याकर नंदी है, और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रामचरितमानस लिखा है। और किसकी प्रशंसा में लिखा है, तो रामपाल की प्रशंसा में लिखा है। और ये जो संध्याकर नंदी हैं ये अपने आप को कालिदास के समान समझते हैं या स्वयं को कालिदास कहते हैं। इसके पहले मैंने बताया था पुलकेशिन द्वितीय के जो दरबारी कवि थे रविकीर्ति, उन्होंने भी अपने आप को भारवी और कालिदास की तरह बताया था। और ये दूसरे कवि हैं जिनका नाम संध्याकर नंदी है, ये भी अपने आप को कालिदास कहते हैं। यानी कि कालिदास की प्रसिद्धि कितना ज़्यादा थी उस समय कि हर कवि अपने आप को कालिदास समझने लगता था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक हमने पढ़ा पाल साम्राज्य को। अब हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहारों को कि गुर्जर प्रतिहारों में कौन से शासक हैं जो महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे भी देखते हैं, पहले जो शासक हैं ये आप देखेंगे नागभट्ट प्रथम हैं, और इनका जो शासनकाल है ये 730 से 756 है। यानी कि एक लंबा टाइम पीरियड है जब नागभट्ट प्रथम ने शासन किया है। नागभट्ट प्रथम ने अरब शासकों का प्रतिरोध किया, यानी कि इनके समय में अरबों का आक्रमण हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि 712-11 में पहली बार जो आक्रमण हुआ था अरबों का, वो कौन थे, तो मीर कासिम थे। और इसी समय जो है इनका शासन है नागभट्ट प्रथम का, और इन्हीं के समय में आक्रमण हुआ और इन्होंने इस बात का प्रतिरोध भी किया था। इसने भड़ौच पर आक्रमण कर उसे विजित किया। आपको पता होना चाहिए भड़ौच है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बंदरगाह नगर था। ये प्राचीन काल का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह नगर है जो गुजरात में पड़ता था, और इन्होंने इस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और लेकिन ये क्या राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग से पराजित हो गए थे। ये जो दंतिदुर्ग हैं ये राष्ट्रकूट शासक हैं, और यही जो है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक भी हैं। और ये जो हैं ये चालुक्यों के सामंत थे, और बाद में जब चालुक्य साम्राज्य कमज़ोर हो जाता है तो इन्होंने नए राजवंश की स्थापना की जो राष्ट्रकूट राजवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। और इन्हीं से हार गए हैं नागभट्ट प्रथम, जो कि प्रतिहार या गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के पहले महत्वपूर्ण राजा हैं। आगे है बच्चों, नेक्स्ट जो राजा हैं वो वत्सराज हैं। इनका जो शासनकाल है 783 से 816 है। इन्होंने भी एक लंबे टाइम पीरियड तक शासन किया है। इसने कन्नौज पर आक्रमण करके धर्मपाल द्वारा नियुक्त चक्रायुद्ध को हटाकर अधिकार कर लिया था। इसके पहले आपने पढ़ा था जो वत्सराज हैं, इन्हीं के टाइम में जो इनके द्वारा नियुक्त किए गए थे जो है चक्रायुद्ध, और इसके अलावा दो और, इनमें से इन्होंने चक्रायुद्ध को हटा करके अधिकार कर लिया है कन्नौज पर, और कन्नौज को आप देखेंगे अपनी राजधानी बना ली है। तो वत्सराज काफ़ी शक्तिशाली राजा थे, इन्होंने धर्मपाल को हराया भी था और पराजित भी किया था। ये सारी चीज़ें मैंने बताया है। इन्होंने अपनी राजधानी बनाई, लेकिन स्वयं राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय से भी हार गए थे ये, और हारने के बाद इनका जो मालवा का क्षेत्र है वो राष्ट्रकूटों के कब्जे में चला गया था। तो वत्सराज हैं ये आप देखेंगे ध्रुव से भी हारे हैं, और आगे चल के गोविंद तृतीय से भी हारे हैं, और मालवा क्षेत्र को ये गंवा दिए हैं जो राष्ट्रकूटों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। आगे जो है राजा वो देखिए बच्चों मिहिर भोज हैं। ये सबसे शक्तिशाली प्रतिहार शासक हैं। एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि प्रतिहारों में सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो मिहिर भोज थे। ये शक्तिशाली शासक थे, और इन्होंने विष्णु की जो है विष्णु की उपासना करते थे, और इसीलिए इन्होंने आदि वाराह की उपाधि धारण की थी। इंपॉर्टेंट है, ये विष्णु उपासक है, आदि वाराह का इन्होंने उपाधि धारण किया है। और इन्होंने इसके अलावा और भी क्या किया है, इसके उपलब्धियों की चर्चा हमें कहाँ मिलता है, ग्वालियर प्रशस्ति में। ये भी एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि मिहिर भोज की जो चर्चा है या उसके विजयों की जो चर्चा है वो कहाँ मिलता है, तो ग्वालियर प्रशस्ति में। या इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि ग्वालियर प्रशस्ति जो है वो किससे संबंधित है या किस राजा को समर्पित है, तो ये आप देखेंगे कि ये मिहिर भोज हैं और इम्पॉर्टेंट है मिहिर भोज।
इसने राजपूताना को जो है अधीन किया, यानी कि इसके ऊपर आप देखेंगे राजस्थान वगैरह में जो राजपूताना राजवंश है उनका उदय हुआ। आगे चल के हम उन्हीं को पढ़ेंगे, यानी कि कुछ भी नहीं छूटेगा। तो उनको भी अपने अधीन किया था और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी। अपने आप में पावरफुल राजा हैं, इन्होंने कन्नौज पे अधिकार कर लिया था। प्रारंभ में इसे पाल नरेश देवपाल और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित होना पड़ा, परंतु देवपाल की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी नारायण पाल को पराजित कर पाल साम्राज्य के पश्चिमी भाग को जीत लिया। यानी कि पहले तो ये हार गए देवपाल से, लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु हो जाती है तो एक कमजोर शासक पाल वंश में नारायण पाल आता है और नारायण पाल के शासनकाल में ये जो मिहिर भोज है इन्होंने आक्रमण किया पाल वंश पर और उसको हरा करके जो पश्चिमी हिस्सा है बंगाल का उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो कितने पावरफुल हैं ये हम समझ सकते हैं। कन्नौज का इन्होंने राजधानी बनाया है और साम्राज्य को अपने विस्तार किया है। आगे है तथा राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया और मालवा तक का जो क्षेत्र है उसको अधिकार कर लिया। आप देखेंगे इसके पहले इन्होंने जो है ये हार गए थे और मालवा क्षेत्र जो है वो राष्ट्रकूटों के पास चला गया था, लेकिन उन्होंने फिर से अपनी प्रभुसत्ता को स्थापित किया और राष्ट्रकूटों को भी हराया और उनसे अपना जो मालवा का क्षेत्र था उसे प्राप्त कर लिया। तो इसीलिए इन्हें माना जाता है कि ये सबसे शक्तिशाली राजा हैं प्रतिहारों के, क्योंकि इन्होंने पालों को भी हराया, कन्नौज पर अधिकार किया और मालवा के क्षेत्रों को राष्ट्रकूटों से भी छीन लिया। तो फाइनली अपना वर्चस्व स्थापित करने में जो आप देखेंगे कि सक्सेस हुए वो प्रतिहार शासक थे। तो इम्पोर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे। आगे है बच्चों भोज की, यहाँ पे एक और राजा है भोज, जो कि इन्हीं के प्रशंसा में जो अरबी यात्री हैं अल मसूदी ने जो है बहुत सारी बातें लिखी हैं। और ये अल मसूदी कब आए थे तो 1915 से 16 में आए थे, 1 वर्षों के लिए आए थे। एग्जाम में आता है कि अल मसूदी किसके शासनकाल में आए थे, प्रतिहारों में कौन राजा था, तो ये भोज हैं, इम्पॉर्टेंट है। और इन्हीं को इन्होंने बरुआ कहा है। एग्जाम में आया है कि बरुआ शब्द अल मसूदी ने किस राजा के लिए उपयोग किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि उस जो भोज हैं उनके लिए अल मसूदी शब्द का बरुआ शब्द का प्रयोग किया है इन्होंने। तो ये आपको याद होना चाहिए कि धर्मपाल के लिए कौन सा इन्होंने उपयोग किया है और भोज के लिए इन्होंने कौन से शब्द का उपयोग किया है, तो दोनों इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ अल मसूदी आए हैं, यहाँ पे सुलेमान आए हैं। सुलेमान ने उनको रुहमा कहा है और अल मसूदी ने भोज को बरुआ कहा है। ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आया बच्चों। दोनों यात्रियों के नाम आपको याद होने चाहिए, दोनों राजाओं के नाम भी याद होने चाहिए। आगे हैं महेंद्रपाल, जो अगले राजा हैं 855 से 909 ईस्वी, काफ़ी लंबा समय है, लगभग आप देखेंगे 50 साल से ज़्यादा इन्होंने शासन किया। इन्होंने पंजाब बंगाल तक शासन किया, यानी कि इनका जो क्षेत्र विस्तार है और ज़्यादा हो गया, पंजाब तक ये बढ़ गए और पूरे बंगाल पर अधिकार कर लिया। इनके दरबार में प्रसिद्ध जो विद्वान थे वो राजशेखर थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजशेखर इनके प्रसिद्ध दरबारी विद्वान हैं और इन्होंने लिखा है कर्पूर मंजरी, इनका जो पुस्तक है याद होना चाहिए। इसके अलावा बाल रामायण, इसके अलावा बाल महाभारत, इसके अलावा काव्य मीमांसा, हरिविलास, ऐसे बहुत सारे ग्रंथों की जो रचना की है वो राजशेखर ने की है। और एक किसके दरबारी कवि हैं तो महेंद्र पाल के, जो कि पाल से कंफ्यूज मत होइएगा, ये प्रतिहार शासक हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट जो राजा हैं ये महिपाल हैं और इनका शासन 912 से 944 ईस्वी है। इन्होंने भी लंबे समय तक शासन किया। इनका शासन शांति का और समृद्धि का काल था, यानी कि इन्होंने बहुत ज़्यादा युद्ध नहीं किया, साम्राज्य विस्तार नहीं किया है, तो इन्होंने बहुत शांति प्रिय शासन किया। किंतु राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय से पराजित हुआ था, यानी कि ये किसी के ऊपर आक्रमण तो नहीं किए, लेकिन राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने इनके ऊपर आक्रमण किया और उसमें ये पराजित हो गए थे। इनके शासनकाल के उत्तरार्ध में, यानी कि बाद के कालों में क्या होता है तो प्रतिहार शासन कमज़ोर होने लगता है, यानी कि इन्हीं के शासन के बाद के कालों में प्रतिहार शासन जो है वो कमज़ोर होने लगता है। और आप देखेंगे जब कमज़ोर होने लगेगा तो चंदेल, गोहिल, चौहान, कच्छ घाट सामंत स्वतंत्र होने लगते हैं। ये सारे सामंत जो हैं आप देखेंगे इन्हीं के पतन होने के बाद खजुराहो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में चंदेल राजवंश आ जाएंगे, जो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराएंगे। ये कब आएंगे तो प्रतिहारों के पतन के बाद। इन्हीं के पतन के बाद चौहान आ जाएंगे, जिनको भी हम मध्यकाल में पढ़ेंगे, पृथ्वीराज चौहान, द्वितीय, प्रथम, तृतीय, गौरी का आक्रमण, यानी कि जैसे इनका पतन होगा फिर से नए नए राजवंशों का उदय होगा। तो इसके बाद कौन आएंगे, गोहिल आएंगे, चंदेल आएंगे, चौहान आएंगे और कच्छ घाट आएंगे। तो ये सारे सामंत स्वतंत्र हो जाएंगे और राज्य की स्थापना करेंगे। परवर्ती प्रतिहार शासक, यानी कि अंतिम जो राजा था ये राज्यपाल था,
और इसी के शासनकाल में महमूद का आक्रमण होगा मध्यकाल में, और महमूद कन्नौज पर अधिकार कर लेगा और ये जो राज्यपाल हैं ये कन्नौज को छोड़ करके भाग जाएंगे। यानी कि जैसे ही आक्रमण होगा महमूद का, वैसे ही जो राज्यपाल हैं कन्नौज को छोड़ करके भाग जाएंगे। और इस वजह से आप देखेंगे जो चंदेल शासक हैं विद्याधर, उन्होंने इसका वध कर दिया। यानी कि जो राज्यपाल हैं ये बिना युद्ध किए, जैसे इनको पता चलता है कि महमूद आक्रमण कर रहा है कन्नौज पर, ये कन्नौज को छोड़ करके भाग जाते हैं, युद्ध ही नहीं करते। इस बात से रुष्ट होकर के या नाराज होकर के जो चंदेल शासक थे, काफ़ी शक्तिशाली शासक थे, उन्होंने क्या किया, विद्याधर ने इनकी हत्या कर दी। क्या बुज़दिल है, आपने युद्ध किया ही नहीं और दुश्मन को अपने साम्राज्य पर अधिकार करने दिया, तो विद्याधर ने इनकी हत्या कर दी। और यहाँ पे आप देखेंगे जो अश्व सेना है ये प्रतिहारों की सबसे शक्तिशाली सेना हुआ करती थी। यानी कि सभी सेनाओं में जो सबसे मजबूत सेना थी प्रतिहारों की, वो अश्व सेना थी। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट बच्चे हैं पॉइंट्स, इसको पढ़िए। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है राष्ट्रकूटों को भी कवर करेंगे, और इसके बाद टोटल जो भी ये चीज़ें हुई हैं उसको हम बाय मैप आप लोगों को समझाएंगे, ताकि जो भी आपने समझा वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज के लिए रहने देते हैं बच्चों, और कल फिर मिलते हैं नई ऊर्जा नई एनर्जी के साथ। कल मिलेंगे। थैंक यू।